कहानी की शुरुआत 1977 में मिडिल ईस्ट के एक खौफनाक इमारत से होती है। हैरी नामक एक खुफिया अधिकारी एक संदिग्ध से पूछताछ कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस आदमी के मुंह में एक संदिग्ध पिन पर पड़ती है। जैसे ही हैरी को यह एहसास होता है, वह फौरन एक्शन में आता है। ली, जो हैरी का साथी था, बिना देर किए उस व्यक्ति पर कूद पड़ता है ताकि उसका हमला करने का इरादा पूरा ना हो सके। अगले ही पल एक ज़बरदस्त धमाका होता है जिसमें ली की जान चली जाती है। इस बलिदान ने हैरी, मर्लिन और लैंडस्टार को गहरे प्रभावित किया। ली की मौत के बाद हैरी लंदन लौटता है और ली की पत्नी मिचेल से मिलने उसके घर पहुंचता है। वहां वह उसे एक खास मेडल देता है जिस पर कुछ रहस्यमय अंक लिखे होते हैं। हैरी उसे बताता है कि यदि कभी उसे मदद की ज़रूरत महसूस हो तो वह इन नंबरों का उपयोग कर सकती है, लेकिन मिचेल इस मेडल को लेने से मना कर देती है। ऐसे में वो एजेंट उस मेडल को उसके बेटे एग्जी को सौंप देता है, ये सोचकर कि शायद भविष्य में वो इसे इस्तेमाल कर सके। समय गुजरता है और लगभग 17 साल बाद दक्षिण अमेरिका के एक देश में एक मशहूर प्रोफेसर, जिसे दुनिया विज्ञान का जादूगर मानती थी, अचानक लापता हो जाते हैं। कुछ अनजान लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया था और यहीं से एक बड़ी साजिश की शुरुआत होती है। वो लोग अपने लीडर के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे में एक धीमी दस्तक सुनाई देती है। एक शख्स जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, सामने एक रहस्यमयी शख्स खड़ा होता है, वही जो खुद को लैंडलॉर्ड कहलवाता था। एक पल भी गवाए बिना वो उस आदमी पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते कमरे में मौजूद एक एक करके सभी लोग उसकी ताकत के सामने ढेर हो जाते हैं। लेकिन तभी फिर से दरवाजे पर नॉक होती है। इस बार लैंडलॉर्ड खुद दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ता है और सामने खड़ी होती है एक खतरनाक महिला, जिसके हाथ में होता है एक ब्लेड से लैस हथियार। उसका नाम जेजिल होता है। उस महिला ने बिजली से फुर्ती से हमला किया और पलक झपकते ही उस शख्स को नीचे से 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद उसने वहां बिखरी लाशों को कपड़े से ढका, फिर बड़ी ठंडक के साथ दरवाज़ा खोला अपने बॉस के स्वागत के लिए। कमरे में दाखिल होते ही वो शख्स, जिसे सब वैलेंटाइन के नाम से जानते थे, सीधे प्रोफेसर की तरफ मुड़ा और मुस्कुरा कर बोला, माफ़ कीजिएगा प्रोफेसर, मुझे हिंसा से बिल्कुल नफरत है, लेकिन जब सीधे तरीके से काम न चले तो थोड़ा घुमा के बात करनी ही पड़ती है। उधर दूसरी तरफ लंदन की ठंडी हवाओं के बीच हैरी एक खास टेलर शॉप में पहुंच चुका था। जिस टेलर शॉप में हैरी पहुंचा था वो बाहर से तो आम सी लगती थी, लेकिन असल में वो जगह एक गुप्त संगठन का मुख्य अड्डा थी। वहीं एक कमरे में एक गोल मेज के चारों तरफ कुछ खास लोग मौजूद थे। सभी आपस में बातचीत के लिए एक बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी वाले चश्मे का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे दूर बैठे सदस्य भी ऐसे दिख रहे थे जैसे सामने ही है। टेबल के सामने बैठा था संगठन का मुखिया ऑर्थर। मीटिंग के दौरान हैरी ने अपनी बात रखते हुए कहा उसके साथी की मौत यूं ही नहीं जानी चाहिए, उसे इसका जवाब देना होगा। मर्लिन ने उसकी बात से सहमति जताई और बताया कि प्रोफेसर अर्नोल्ड को किसी ने रहस्यमय तरीके से अगवा कर लिया है। अब सबसे ज़रूरी काम था प्रोफेसर को उन लोगों के चंगुल से जल्द आज़ाद करवाना। वक्त कम था और दाव बहुत बड़ा। इस बीच जब लैंडलॉर्ड की मौत हो गई तो संगठन में एक अहम सीट खाली हो गई थी। इस पर हैरी ने सुझाव दिया, मेरे पास एक नाम है, एक ऐसा लड़का जो इस जिम्मेदारी को निभा सकता है। उधर दूसरी तरफ वही बच्चा जिसे हैरी ने सालों पहले एक टोकन देकर गया था, अब बड़ा हो चुका था। एग्जी नाम का ये लड़का अपनी माँ मिचेल और सौतेले पिता डीन के साथ एक छोटे से मकान में रह रहा था, मगर डीन और एग्जी के बीच खटास अभी भी कम नहीं हुई थी, वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। तनाव भरा रिश्ता, हर दिन एक नई तकरार। एग्जी और डीन के बीच का तनाव हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। हर छोटी बात पर बहस, ताने और गुस्से का माहौल बना रहता था। उसी दिन एक झगड़े के बाद एग्जी थोड़ा सुकून पाने अपने दोस्तों के साथ एक नज़दीकी बार में चला गया, लेकिन डीन ने पहले से ही चाल चल दी थी। उसने अपने दोस्त रवाइलर और उसके कुछ साथियों को भेजा ताकि वो बार में एग्जी को सबक सिखा सके। जैसे ही रवाइलर और उसके लोग पहुंचे, उन्होंने एग्जी को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन एग्जी कोई साधारण लड़का नहीं था। गुस्से में आने के बजाय उसने होशियारी से काम लिया। इस झड़प के दौरान उसने चुपचाप रवाइलर की गाड़ी की चाबी अपने कब्जे में ले ली और मौका मिलते ही बाहर निकलकर सीधा उसकी गाड़ी पर कब्जा कर लिया। एग्जी ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, उसने मानो सड़कों को अपना रनवे बना लिया हो। गाड़ी को इस तरह मोड़ता और घुमाता गया जैसे उसे रोक पाना किसी के बस में ही नहीं था। उधर जब रवाइलर को पता चला कि उसकी कार लेकर एग्जी फरार हो गया है, तो उसने बिना देर किए डीन को फ़ोन घुमा दिया। अब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। पुलिस भी एग्जी के पीछे लग चुकी थी। चेज शुरू हो चुकी थी। एग्जी रिवर्स गियर में भी ऐसी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था जैसे कोई पेशेवर स्टंट ड्राइवर हो, मगर इसी उतावलेपन में उसे एक चूक हो गई। गाड़ी एक दीवार से जा टकराई, लेकिन एग्जी कहाँ रुकने वाला था। वो फिर से स्टीयरिंग संभालता और भागने की कोशिश करता है। इस बार तो बात हद से ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी थी। तेज़ रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए एग्जी ने सीधा पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। अब पुलिस के पास कोई चारा नहीं था। उसे मौके पर ही धर दबोचा गया और सीधा ले जाया गया थाने में एक सीनियर डिटेक्टिव उसकी पेशी ले रहा था। पूछताछ पर पूछताछ, सवालों की बौछार, लेकिन एग्जी एकदम शांत, जैसे कुछ बताना ही नहीं चाहता हो।
उसी तनाव और खामोशी के बीच अचानक उसे कुछ याद आया, वो मेडल जो कभी सालों पहले एक अजनबी ने उसे दिया था। पीछे कुछ नंबर लिखे थे, किसी इमरजेंसी के लिए। एक्जी ने उसी पल नंबर मिलाया। उधर से एक महिला ने कॉल उठाया, लेकिन जैसे ही एक्जी बोलने लगा उसने बिना बात पूरी सुने ही फ़ोन काट दिया। एक पल के लिए एक्जी को ऐसा लगा वो पागल है, इतने सालों से उस मेडल को लेकर घूम रहा था, क्या ये सच में काम आएगा। लेकिन फिर अचानक पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया और अगले ही पल उसे बिना किसी सवाल जवाब के रिहा कर दिया गया। जैसे ही एक्जी पुलिस स्टेशन से बाहर निकला, वहाँ खड़ा था हैरी, जो पहले से ही उसकी राह देख रहा था। फिर दोनों ने एक शांति से बैठने के लिए बार का रुख किया, जहाँ हैरी ने एक्जी से उसकी कहानी साझा की। उसने बताया कि कैसे एक्जी के पिता ने अपनी बहादुरी से उसकी जान बचाई थी, किस तरह एक दोस्ती ने जान की कीमत बदल दी थी। वहीं दूसरी ओर एक्जी अपनी पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी चोरियां करने में उलझा हुआ था। तभी अचानक डीन के कुछ आदमी वहां पहुंच गए, जिनका मकसद सिर्फ एक था, एक्जी को उसकी गलतियों का एहसास दिलाना। उन्होंने हैरी को बूढ़ो कहते हुए उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन हैरी ने बिना एक शब्द कहे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचे, उसने अचानक दरवाजे को लॉक किया और उन गुंडों से भिड़ने का फैसला किया। बिना किसी डर के अकेले होते हुए भी हैरी ने उन गुंडों को एक एक करके नष्ट करना शुरू कर दिया। हैरी की कौशल और बहादुरी के आगे उनकी सारी ताकत नाकाम थी। हैरी ने उन गुंडों को इतनी जोरदार तरीके से पीटा कि वो कुछ देर तक खड़े भी नहीं हो पाए। लेकिन इसके बाद उसकी नज़र बारटेंडर पर पड़ी। हैरी ने उसकी याददाश्त मिटाने के लिए बड़े आराम से उसके गले में बेहोशी का डार्ट मारा। फिर जैसे ही वह एक्जी की ओर मुड़ा, एक्जी ने तुरंत कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे मत बेहोश करना। एक्जी की आवाज़ सुनकर हैरी का चेहरा खिल उठा। उसने एक्जी की ओर एक प्रशंसा भरी नज़र डाली और जाने से पहले उसे शाबाशी भी दी। इधर न्यूज़ चैनल पर वैलेंटाइन अपनी ज़िंदगी पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रमोशन कर रहा था, जो उसकी हरकतों और उसके उद्देश्यों को दिखा रही थी। वैलेंटाइन फिल्म के बारे में बात कर रहा था, जबकि दूसरी ओर एक्जी जैसे ही अपने घर वापस पहुंचा, डीन ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। अब डीन किसी भी हाल में उस बूढ़े आदमी के बारे में जानना चाहता था, जिसने उसकी टीम को हराया था। लेकिन एक्जी चुप था, वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। तभी अचानक एक्जी की पीठ पर लगे एक माइक से आवाज़ आई। हैरी, जो इस पुराने घटनाक्रम को दूर से सुन रहा था, जब मामला ज़्यादा बढ़ गया और डीन की हिंसा हद पार करने लगी, हैरी ने तुरंत बीच में आकर डीन को धमकी दी, अगर तुमने इसे और नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। हैरी ने डीन को एक्जी को छोड़ने की सख्त चेतावनी दी। लेकिन जैसे ही एक्जी वहाँ से निकला, बाहर पहले से ही कुछ गुंडे उसका इंतजार कर रहे थे। अपने से बढ़ती हुई मुसीबतों से बचने के लिए एक्जी ने दीवारों को टाँपते हुए पार्कोर की मदद से बचने की पूरी कोशिश की। सफलता से भागते हुए किसी तरह एक टेलर शॉप में पहुंचा, जहां हैरी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही एक्जी अंदर आया, हैरी ने उसे सीधा पीछे के कमरे में ले जाकर पूछा, क्या तुम सच में अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदलना चाहते हो? कमरे में 8 और उम्मीदवार मौजूद थे, इनमें से केवल एक ही किंग्समैन का सदस्य बनने वाला था। मर्लिन ने सभी को बताया ये दुनिया का सबसे खतरनाक जॉब इंटरव्यू होने वाला है। मर्लिन के कमरे से निकलते ही सभी उम्मीदवारों ने अपना अपना परिचय दिया। एक्जी ने उन सभी से मिलकर यह साफ समझ लिया था कि वह बाकी सबसे बहुत अलग है। रात का समय आया और सभी उम्मीदवार सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक्जी की आंखों में सवाल था, क्या वह इस चुनौती का सामना कर पाएगा? कुछ ही देर बाद अचानक उनके कमरे में तेजी से पानी गिरने लगा। देखते ही देखते हुए सभी लोग पूरी तरह से पानी के अंदर डूबने लगे। सभी लोग किसी न किसी तरह ऑक्सीजन मास्क बनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन एक्जी का ध्यान एक शीशे पर गया और उसने तुरंत ही उस शीशे को तोड़ने की कोशिश की। वहीं उस शीशे के दूसरी तरफ मर्लिन खड़ा हुआ था और जैसे ही वह वहाँ से हटा, शीशा टूट गया। एक्जी की सूझबूझ को देखकर मर्लिन ने उसे शाबाशी दी, तुमने बहुत अच्छा किया एक्जी। मर्लिन ने सभी उम्मीदवारों को बताया हुए अपने पहले टेस्ट में फेल हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने एक साथी को मरने के लिए पीछे छोड़ दिया था। यह सुनकर सभी उम्मीदवार तुरंत समझ गए कि यह परीक्षा किसी मजाक से कम नहीं हुई। इधर प्रोफेसर अर्नोल्ड ने अपने काम पर वापस लौटना शुरू कर दिया था, जहां उनकी मुलाकात हैरी से हुई, जो अब किंग्समैन के लिए खतरे की घंटी बन सकती थी। इसी शर्त पर प्रोफेसर को आज़ाद किया गया था, लेकिन जब वह प्यार से कुछ भी बताने को तैयार नहीं हुआ तो हैरी ने उसका कान खींचना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल प्रोफेसर के सिर में एक धमाका हुआ, जिससे हैरी को अपनी जान बचाने के लिए तुरंत खिड़की के रास्ते भागना पड़ा। वहीं वैलेंटाइन इस घटना से खुश था, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी ने काम किया था। उसे यह जानकर संतोष हुआ कि उसकी योजना के अनुसार सब कुछ हो रहा था। वैलेंटाइन को जैसे ही एक खबर मिली, उसने अपने अगले कदम की योजना बनानी शुरू कर दी। वैलेंटाइन ने तुरंत अपने आदमियों से कहा, पता लगाओ कि वह आदमी कौन है, और साथ ही उन्होंने अपने गुरुओं को आदेश दिया कि उसके खुफिया काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वहीं मर्लिन ने सभी उम्मीदवारों को बताया कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग के दौरान एक एक पप्पी अडॉप्ट करना होगा, जो उनके साथ हर कदम पर मौजूद रहेगा। उधर हैरी अपने ऊपर हुए हमले के कारण अस्पताल में भर्ती था।
जल्द ही एक्जी को यह जानकारी मिली कि हैरी को एक मिशन के दौरान गंभीर चोटें आई में दाखिल होना पड़ा था। जब एक्जी ने हैरी से मिलने के लिए अस्पताल जाने की सोची तो मर्लिन ने उसे केवल अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने को कहा, लेकिन एक्जी की ट्रेनिंग कुछ खास नहीं चल रही थी क्योंकि उसका पति बहुत ही आलसी था। वहीं दूसरी ओर वैलेंटाइन अपनी फैक्ट्री में चिप्स बनते हुए देख रहा था, जबकि उसकी आंखों में एक अलग ही शातिर योजना थी। वहीं हैरी होश में आ चुका था और एकेडमी में भी सभी उम्मीदवारों की ट्रेनिंग पूरी जोर शोर से चल रही थी। इस दौरान हमें यह भी पता चला कि मिशन के लिए नई तैयारियां की जा रही हैं और किसी बड़े कदम की योजना बन रही थी। वैलेंटाइन एक बेहद प्रभावशाली व्यक्ति था और एक रात वह स्कैंडिनेविया की राजकुमारी के साथ डिनर पर था। राजकुमारी ने वैलेंटाइन के प्लान को बिल्कुल बेवकूफ़ी भरा करार दिया, लेकिन वह दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर को वैलेंटाइन का प्लान बहुत ज़्यादा आकर्षक और प्रभावशाली लगा। राजकुमारी के शब्दों को नज़रअंदाज करते हुए जैसे वह वहाँ से बाहर निकली, उस पर अचानक हमला हो गया और इस हमले से बचना उसके लिए नामुमकिन था। वहीं दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर ने अपने कान में लगी ईयरपीस से वैलेंटाइन से कुछ महत्वपूर्ण बात की, जिससे उसकी अगली योजना का संकेत मिला। वैलेंटाइन ने उसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए बधाई दी और इस दौरान एक्जी को एक नई दिशा दिखाई। वहीं हैरी अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसने एक्जी को टॉप 6 में पहुंचने पर शुभकामनाएं दी। तभी मर्लिन ने उन्हें एक वीडियो दिखाया जिसमें यह बताया गया कि असल में प्रोफेसर की मौत वैलेंटाइन द्वारा इम्प्लांट की गई एक चिप से हुआ था, जो उसने प्रोफेसर के कान के पास लगाई। यह सुनते ही एक्जी ने अचानक एक महत्वपूर्ण जानकारी दी जो कि सभी के लिए चौंकाने वाली थी। एक्जी ने बताया कि कुछ दिन पहले उसने टीवी पर देखा था कि वैलेंटाइन अपनी सिम कार्ड्स को पूरी दुनिया में मुफ्त बांट रहा था, जिनमें फ्री इंटरनेट दिया जा रहा था। यह बात सुनने के बाद हैरी अब एक बार वैलेंटाइन से मिलना चाहता था। इस मिशन की जिम्मेदारी मर्लिन को दी गई। इसके बाद अगले दिन टॉप 6 उम्मीदवार का एक बेहद खतरनाक टेस्ट था, जिसमें उन्हें आसमान से कूदकर एक विशिष्ट लक्ष्य पर लैंड करना था और यह सब कुछ उन्हें रडार से बचते हुए करना था। जैसे ही इशारा मिला, सभी लोग बिना किसी झिझक के कूद पड़े। रॉक थोड़ी घबराई, लेकिन उसने एक्जी को फॉलो करने का निर्णय लिया। आसमान के बीचों बीच मर्लिन ने उन्हें बताया कि उन सभी में से एक के बैग में पैराशूट नहीं था। यह खबर सुनकर एक्जी ने सभी को जोड़ियां बनाने का सुझाव दिया, लेकिन कुछ लोगों ने जान की बजाय टेस्ट को नकार दिया और धीरे धीरे बाकी उम्मीदवारों ने डर की वजह से अपने अपने बैग से पैराशूट खोल दिए। अब आसमान में केवल रॉक्सी और एक्जी बचे हुए थे। जैसे ही दोनों ने रडार की सीमा पार की, एक्जी ने तुरंत रॉक्सी पर पैराशूट खींच दिया। थोड़ी ही देर में दोनों सही सलामत तय की गई जगह पर उतर चुके थे। नीचे पहुंचने पर मर्लिन ने उन्हें इस चुनौती में सफल घोषित कर दिया, मगर एक्जी के चेहरे पर एक सवाल था। उसने मर्लिन से पूछा, सबके पास पैराशूट था लेकिन मेरे बैग में क्यों नहीं था? मर्लिन ने कहा कि पैराशूट तो सबके बैग में था, यह सिर्फ उनके दिमाग को ट्रिक करने के लिए एक टेस्ट था। उस रात हैरी वैलेंटाइन के एक चैरिटी इवेंट में पहुंचा, जहां जाकर उसे पता चला कि हैरी ने इतनी बड़ी डोनेशन कर दी थी कि वैलेंटाइन ने पूरी पार्टी कैंसिल कर दी और वह उसे लेकर एक खास कमरे में पहुंचा, जिसके बाद जेजल उन दोनों के लिए खाना लेकर आई। इसे खाते हुए हैरी ने वैलेंटाइन से थोड़ी बातचीत की, लेकिन तभी अचानक वैलेंटाइन ने हैरी से पूछा, तुमने कभी जासूसी फिल्मों के बारे में सोचा है? इसके बाद दोनों ने ऐसे बात करना शुरू किया जैसे वो एक दूसरे के राज पहले से जानते हो। जब हैरी को अलविदा कहा गया तो जेजल ने वैलेंटाइन से पूछा, तुमने उसे क्यों जाने दिया? वैलेंटाइन ने जवाब दिया, मैंने उसकी ड्रिंक में एक माइक्रो नैनो चिप लगा दी थी। वहीं हैरी को यह जानकारी मिली कि वैलेंटाइन किसी चर्च ग्रुप का हिस्सा था। वैलेंटाइन एक बार फिर से स्कैंडिनेवियन राजकुमारी से मिला, जो अब भी उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा वैलेंटाइन ने उस जगह पर कई प्रमुख लोगों को भी बंदी बना रखा था। दूसरी ओर वैलेंटाइन के मुफ्त इंटरनेट के लिए दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें लग गई थी। वहीं किंग्समैन के हेडक्वार्टर में मर्लिन ने तीनों उम्मीदवारों को उनके टारगेट के तस्वीरें दी, जिन्हें हराने के बाद ही उन्हें अगला टेस्ट पास करने का मौका मिलेगा। जैसे ही वे एक मिशन के लिए क्लब पहुंचे, तीनों ने एक ड्रिंक ली और अचानक बेहोश हो गए। जब एक्जी की आंख खुली तो वह खुद को एक ट्रेन ट्रैक पर बंधा हुआ पाया, जहां एक आदमी उससे किंग्समैन के बारे में सवाल कर रहा था, लेकिन एक्जी ने चुप्पी साध ली और कुछ भी नहीं बताया। तभी एक ट्रेन तेजी से उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। असल में यही उनका टेस्ट था जिसमें एक्जी ने सफलता प्राप्त की थी, लेकिन चार्ली इस टेस्ट में सफल नहीं हो सका। वहीं वैलेंटाइन का मुख्य प्रोजेक्ट अब टेस्टिंग स्टेज तक पहुंच चुका था। एक्जी की शानदार परफॉर्मेंस के बाद हैरी उसे एक टेलर शॉप में लेकर गया, क्योंकि वह एक्जी को एक बुलेट प्रूफ सूट देना चाहता था, लेकिन हैरी उसे सीधे कमरे नंबर 3 में लेकर गया, जहां तरह तरह के हथियार रखे हुए थे। जैसे वे बाहर निकले, उनकी मुलाकात वैलेंटाइन से हुई, जो उस समय अपनी योजना में व्यस्त था। वैलेंटाइन सूट सिलवाने के लिए वहां आया हुआ था और हैरी से थोड़ी बात करने के बाद वह चुपचाप वहां से निकल गया।
इस दौरान हैरी ने उसके शरीर पर एक छोटा सा माइक लगा दिया। इसके बाद एक्जी की मुलाकात आर्थर से हुई, जिसने उसे एक गन पकड़ाते हुए अपने पपी को गोली मारने का आदेश दिया। वहीं मर्लिन ने रॉक्सी को भी ऐसा करने को कहा। एक्जी ने तो कुत्ते पर बंदूक तान दी, लेकिन अंत में उसने गोली चलाने से मना कर दिया, अपनी बंदूक आर्थर को दे दी। तभी उन्हें रॉक्सी के कमरे से गोली की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद आर्थर ने एक्जी को घर वापस जाने के लिए कह दिया। वहीं रॉक्सी को लैंड स्लॉट के नाम से भर्ती कर लिया गया। घर लौटने के बाद एक्जी यह ठान चुका था कि वह अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं जाएगा। उसी समय उसकी मुलाकात अपनी माँ से हुई, जिनकी आँख के पास एक गहरे घाव का निशान था। अब एक्जी और यह सब नहीं सहन कर सकता था और इसलिए वह डीन से सीधे तौर पर बात करने का फैसला करता है। एक्जी लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही डीन ने अपने आदमियों के अंदर भेजा, अचानक एक्जी की कार खुद ब खुद हैरी के पास चली गई। हैरी ने उसे ट्रिगर न दबाने के लिए कई बार समझाया, लेकिन फिर बाद में उसने बताया कि यह भी एक आखिरी टेस्ट था। इन सभी टेस्ट के दौरान जिनकी जान गई थी वह असल में मरे नहीं थे, वे सभी लोग जीवित थे। तभी मर्लिन ने हैरी से संपर्क किया और उसे वैलेंटाइन की योजना के बारे में बताया। वैलेंटाइन की बातें सुनकर हैरी को यह समझ में आ गया था कि उसके सिम पूरी दुनिया में फैल चुके हैं और अगर उनका चर्च ट्रायल सफल रहा तो यह योजना तुरंत लागू कर देंगे। यह जानकारी मिलते ही हैरी ने उस चर्च ग्रुप को चेक करने का फैसला किया जिसके बारे में सुना था। वह वहां पहुंचकर वेस्टर अमेरिकी सरकार के प्रति अपनी नफरत चिल्लाते हुए व्यक्त कर रहा था और तभी वैलेंटाइन ने 1000 फीट दूर बैठकर अपने सिम्स के जरिए प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया। जैसे ही वैलेंटाइन का प्रोग्राम लॉन्च हुआ, एक महिला ने अचानक हैरी पर चिल्लाना शुरू कर दिया और हैरी ने बिना देर के उसे गोली मार दी। इसके बाद चर्च के अंदर एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया, जहां लोग हैरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं था। हैरी ने एक जंगली जानवर की तरह सभी को नष्ट करना शुरू कर दिया। मर्लिन चाहकर भी उसे रोकने में नाकाम रहा। उधर वैलेंटाइन हर हाल में हैरी को खत्म करना चाहता था, लेकिन इन सब के बावजूद हैरी उस चर्च से जीवित बाहर निकलने में सफल हो गया। चर्च से बाहर निकलते हुए हैरी इकलौता व्यक्ति था जो जीवित बचा था और यह देखकर एक्जी और मर्लिन दोनों हैरान थे। जैसे ही हैरी चर्च से बाहर आया, वैलेंटाइन ने अपने 2 गनर्स के साथ उसका स्वागत किया। यहाँ वैलेंटाइन ने बताया कि उसके सिम लोगों के अंदर गुस्से को ट्रिगर करते हैं, जिससे वह चारों ओर तबाही मचा सकता है। इसके बाद वैलेंटाइन ने जासूसों वाली फिल्मों के बारे में बात करना शुरू किया और यह बताया कि जासूस आखिरकार कैसे हमेशा जिंदा बच जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अगले ही पल उसने हैरी को गोली मार दी। यह घटना किसी के लिए भी विश्वास करना मुश्किल था। वहीं हेडक्वार्टर में मर्लिन और एक्जी दोनों ही हैरी की मौत से बेहद दुखी थे। एक्जी को अभी भी हैरी की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और इसलिए वह आर्थर से मिलने के लिए पहुंचा। आर्थर ने उसे बताया कि उसके पास अब वैलेंटाइन का बयान आ चुका है, जिसे पुलिस के पास भेजने से अब उन्हें मदद मिल सकती है। पुख्ता सबूत मिल चुका था और अब आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। इसके बाद आर्थर ने एक्जी को एक ड्रिंक पीने के लिए बैठाया और इसी दौरान एक्जी की नज़र आर्थर के गले पर पड़ी, जहाँ उस चिप इम्प्लांट का निशान था। यह देखकर एक्जी ने आर्थर का ध्यान भटकाया और दोनों ने अपनी ड्रिंक पी। जैसे ही एक्जी ने अपना ग्लास खत्म किया, आर्थर ने उसे बताया कि उसकी ड्रिंक में जहर मिलाया गया था। एक्जी के पास केवल 2 ही विकल्प थे, या तो वह वैलेंटाइन के प्रोजेक्ट का हिस्सा बने या फिर भगवान के प्रोजेक्ट का। आर्थर के अनुसार धरती ने इंसानों के रूप में अपने अंदर एक खतरनाक वायरस को महसूस किया था और उसे खत्म करने का इरादा था। वहीं वैलेंटाइन का मानना था कि धरती को बचाने का एकमात्र तरीका इंसानों को खत्म करना था। हालांकि उसका यह पूरा भाषण सुनने के बाद एक्जी वैलेंटाइन के साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। आर्थर ने जहर को सक्रिय कर दिया, लेकिन इसका असर एक्जी पर नहीं हुआ, बल्कि आर्थर पर ही पड़ा, क्योंकि एक्जी ने दोनों ड्रिंक्स को अदला बदली कर दी थी। आर्थर की मौत के बाद एक्जी ने तुरंत उसके गले में लगी चिप को निकाल दिया। उधर पूरी दुनिया के सिम को सक्रिय करने में अब केवल 6 घंटे बाकी थे। जैसे ही मर्लिन को आर्थर के बारे में जानकारी मिली, उसने इस मिशन को रॉक्सी और एक्जी के साथ मिलकर पूरा करने का निर्णय लिया। इसके बाद वह सभी लोग एक प्राइवेट प्लेन में सवार हो गए और मर्लिन ने उन्हें बताया कि पहला कदम होगा वैलेंटाइन के सैटेलाइट को नष्ट करना, ताकि मर्लिन को मुख्य सिस्टम में घुसकर उसे बंद करने का समय मिल सके। रॉक्सी को सैटेलाइट पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई और जैसे ही प्लेन ने एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया, रॉक्सी को उस पर हमला करना था। रॉक्सी को छोड़ने के बाद एक्जी को आर्थर के नियंत्रण का सही तरीके से उपयोग करना था। वैलेंटाइन सभी को प्रेरणादायक भाषण दे रहा था, जिसमें वह बता रहा था कि कैसे आज उन्हें मरने वाले लोगों का जश्न मनाना है। वहीं एक्जी ने हैरी द्वारा दिया गया सूट पहनकर पूरी तरह से तैयारी कर ली थी। जैसे ही वे सेफ हाउस के पास पहुंचे, उन्हें लैंड करने की अनुमति मिल गई और इस दौरान एक्जी ने संभावित खतरे के पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था। लैंडिंग के बाद मर्लिन ने प्लेन को एक बेस में लेकर पहुंचाया। प्लेन से उतरते ही एक्जी ने आर्थर का निमंत्रण कार्ड दिखाया, जिसके बाद एक्जी को मेन हॉल में ले जाया गया और अब 18 मिनट बचे ही थे।
इसलिए जल्द से जल्द कंट्रोल रूम तक पहुंचना था। इसी बीच रॉक्सी लगभग मिसाइल फायर करने ही वाली थी, लेकिन एक्जी ने स्कैंडिनेवियन प्रधानमंत्री को बेहोश करके मर्लिन को एक्सेस दिलवाया है। इससे पहले कि रॉक्सी मिसाइल फायर कर पाती, उसका बलून फट गया। उधर चार्ली ने एक्जी को पकड़ लिया और वैलेंटाइन को उसके बारे में बता दिया, लेकिन एक्जी ने उसे बिजली का झटका देकर वहीं एक्जी ने चार्ली को गिरा दिया और जैसे ही दूसरा बलून फटने वाला था, रॉक्सी ने मिसाइल को फायर कर दिया। इस पूरी घटना के बाद वैलेंटाइन ने टाइमर को 16 मिनट से घटाकर सिर्फ 2 मिनट कर दिया। उधर मर्लिन प्लेन को तैयार कर रहा था और एक्जी को निकलने का रास्ता बता रहा था। एक्जी प्लेन की तरफ बढ़ते हुए तेजी से लोगों को निपटा रहा था, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। रॉक्सी भी तेजी से धरती की ओर बढ़ रही थी, लेकिन तभी मिसाइल से अचानक सैटेलाइट के टकराने से काउंटडाउन रुक गया और तभी मर्लिन की नज़र एक बायोमेट्रिक लॉक पर पड़ी। उसने एक्जी को कई तरह की बंदूकों का चुनाव करने का विकल्प दिया और चेतावनी दी कि किसी भी हालत में वैलेंटाइन को कंप्यूटर तक पहुंचने न दे। एक्जी ने तुरंत एक अम्ब्रेला गन उठाई और बाहर आते ही सारे सैनिकों पर धावा बोल दिया। उधर वैलेंटाइन अपनी दोस्त सैटेलाइट को फिर से स्थापित करने में व्यस्त था, जबकि एक्जी अपनी जान की सलामती के लिए एक साथ कई दुश्मनों से भिड़ रहा था। इतने सारे सैनिकों ने एक्जी को चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन तभी एक्जी ने रॉक्सी से कहा, अगर आज मैं जिंदा नहीं बचा तो मेरी माँ मिचेल को मेरे सौतेले बाप से बचा लेना। साथ ही उसने मर्लिन को सैनिकों की चिप्स को सक्रिय करने का आदेश दिया। जैसे ही मर्लिन ने चिप्स को सक्रिय किया, कुछ ही सेकंड में सभी सैनिक और हाल में मौजूद लोग अचानक गिरने लगे। दरअसल मर्लिन ने वैलेंटाइन की चिप्स का इस्तेमाल करके उसके खुद के गार्ड्स को मार डाला। वैलेंटाइन ने बताया कि उसने अपने शरीर में कोई चिप नहीं डाली थी और वह जानता था कि एक्जी उसे रोक नहीं पाएगा। इसके बाद उसने अपने सिस्टम को सक्रिय कर दिया, जिससे दुनिया भर में उसके सिम सक्रिय हो गए और लोग एक दूसरे पर बेकाबू होकर हमला करने लगे। इस स्थिति को देखकर एक्जी ने जल्दी से कंट्रोल रूम में घुसकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कुछ समय के लिए सिम एक्टिवेशन रुक गया और तभी जिजेल एक्जी को खत्म करने के लिए सामने आ गई। दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया, जबकि वैलेंटाइन ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर फिर से सिम को एक्टिवेशन शुरू कर दिया। इससे पूरी दुनिया में हर जगह लड़ाई का माहौल बन गया। एक्जी को यह स्थिति पूरी तरह से समझ में आ गई थी और इसलिए उसने इस लड़ाई को खत्म करने का मन बना लिया। उसने अपनी खास चप्पलों की मदद से जिजेल के हाथ पर एक घातक चोट मारी, जिससे वह दर्द से बेहाल हो गई। एक्जी की ज़िंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपनी नई नौकरी की शुरुआत की थी और साथ ही नया घर भी मिल चुका था। जब वह घर लौट कर आया तो मिचेल डीन के साथ बैठी हुई थी। उसने अपनी माँ को बताया कि अब वह लोग नए घर में रहने जा रहे हैं, लेकिन डीन ने मिचेल को वहीं रोक लिया और एक्जी ने उसकी आंखों में झलकते हुए एक नई जिम्मेदारी का एहसास किया। एक्जी ने दरवाजे के पास जाकर उसे लॉक कर दिया ताकि वह डीन को एक अच्छी सीख